हाय फ्रेंड्स आज की जो हमारी वीडियो है, जो हमारी बुक समरी चल रही है इन ग्लोरियस एम्पायर बाय शशि थरूर, उसके लास्ट चैप्टर की है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में शशि थरूर ये एक्सप्लेन करते हैं कि कॉलोनियलिज्म के ऑफिशियली खत्म होने के बाद भी आज तक उसका आफ्टर इफेक्ट, उसकी मेंटल रेजिड्यू और उसकी पॉलिटिकल इकोनॉमिक लेगेसी खत्म नहीं हुई है। इस दर्द, कंफ्यूजन और कॉम्प्लेक्सिटी को वह एक मेसी आफ्टर लाइफ कहते हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर के 4 बड़े थीम्स हैं। कॉलोनियल लेगेसी आज भी हमारे सिस्टम में कैसे जिंदा है, ब्रिटेन अभी भी कैसे रिस्पॉन्सिबल है पर एक्सेप्ट नहीं करता, इंडिया का पोस्ट कॉलोनियल स्ट्रगल, रीबिल्डिंग आइडेंटिटी, रिप्रेशन डिबेट माने मॉरल वर्सेस प्रैक्टिकल। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आइए इसे देखते हैं, डिटेल में करते हैं चैप्टर नंबर 8 शुरू, द मेसी आफ्टर लाइफ ऑफ कॉलोनियलिज्म। फ्रेंड्स, कॉलोनियल एंडेड लेकिन उसके निशान नहीं गए। थरूर शुरुआत में बताते हैं कि भारत ऑफिशियली 1947 में तो आज़ाद हुआ, लेकिन सिस्टम, स्ट्रक्चर, माइंडसेट, नैरेटिव्स, बाउंड्रीज, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सभी कॉलोनियल इरा से इनहेरिटेड है। एग्जाम्पल, सबसे पहले हम बॉर्डर्स की बात करते हैं। पार्टीशन ने साउथ एशिया को परमानेंटली डिस्टेबलाइज कर दिया। कॉलोनियल रूलर्स ने रिलीजियस लाइंस पर बाउंड्री खींच दी और वे चले गए। नतीजा क्या निकला? द मैस ऑफ कम्युनल डिवीजन कंटिन्यूज टिल टुडे। दूसरा बात करते हैं लॉ की। सिडिशन लॉ ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को सप्रेस करने के लिए बनाए, लेकिन आज मतलब जब तक शशि थरूर ने ये किताब लिखी थी तब तक वो पुराने वाले लॉज थे, मतलब पुलिस एक्ट 1861, आईपीसी 1860 और एविडेंस एक्ट। अब ये जाकर चेंज हुए हैं। फॉरेस्ट लॉ तो अभी भी वही पुराने वाला चल रहा है। ये सब कॉलोनियल फ्रेमवर्क्स हैं। बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी की। आईएएस आईपीएस की स्टाइलिंग और ट्रेनिंग अभी भी कॉलोनियल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मॉडल से ही इंस्पायर्ड है। सिस्टम अभी भी कंट्रोल और कमांड की फिलॉसफी पर चलता है। एजुकेशन सिस्टम को ही ले लो, आज भी मकैले मॉडल की रूट लर्निंग मौजूद है। इंडियन नॉलेज सिस्टम सप्रेस हुए और आज भी रिकवर नहीं हो पाए। कल्चरल साइकोलॉजिकल आफ्टर लाइफ, सबसे गहरी चोट। फ्रेंड्स, कॉलोनियलिज्म का सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ वेल्थ या इंडस्ट्रीज नहीं थी, बल्कि इंडियंस के सेल्फ बिलीव और कल्चरल कॉन्फिडेंस को तोड़ना भी था। थरूर बताते हैं कि ब्रिटिश ने एक नैरेटिव क्रिएट किया कि भारतीय बैकवर्ड है, इंडियन कल्चर इन्फीरियर है, भारतीय आलसी है, अनडिसिप्लिन्ड है, प्रोग्रेस सिर्फ वेस्ट से आती है, वाइट मैन्स बर्डन सच है। ये एक रेसिस्ट आइडियोलॉजी है और इतनी डीपली एम्बेड हो चुकी कि आज भी बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी अनकॉन्शियसली इसे मानते भी हैं। अगर पाकिस्तान का उदाहरण दें तो मुझे लगता है वहाँ ज़्यादातर इस बात को मानते हैं लोग। लैंग्वेज इन्फीरियोरिटी, इंग्लिश को सुपीरियर मानना और अपनी लैंग्वेज को लेस प्रेफरेंस समझना, ये कॉलोनियल माइंडसेट का लेफ्ट ओवर है। स्किन कलर बायस। फ्रेंड्स, आज भी अगर आप फेयर एंड लवली की ऐड देखें तो फेयरनेस का ऑब्सेशन नजर आता है कि ये भी वही कॉलोनियल रेशियल हायरार्की का रिजल्ट है। मेंटल कॉलोनाइजेशन। फ्रेंड्स, इंडियंस को सिस्टमेटिकली बताया गया कि हम तुमसे बेहतर जानते हैं, कि तुम क्या डिजर्व करते हो। ये पैटर्निस्टिक एटीट्यूड आज भी कई भारतीयों में रिप्लिकेट करता है। ब्रिटेन सेलेक्टिव मेमोरी एम्पायर को क्यों ग्लोरीफाई करता है? फ्रेंड्स, थरूर बताते हैं कि ब्रिटेन आज भी अपने कॉलोनियल पास्ट को रोमांटिसाइज करता है, सैनिटाइज करता है और डिस्टॉर्ट करता है और जस्टिफाई भी करता है। ब्रिटिश पब्लिक को एक्चुअल एट्रोसिटीज के बारे में आज तक भी कुछ नहीं पता कि कितने अकाल भारत में पड़े, मैसेकर नरसंहार कितने हुए, रेशिज्म के बारे में भारत में जो भी कुछ भी हुआ उन्हें कुछ नहीं पता। जिस तरह से लूट धन संपदा ये यहाँ से चुरा कर ले गए उसके बारे में भी कुछ नहीं पता है। स्लेवरी लिंक्स। फ्रेंड्स, फिजी और वेस्ट इंडीज इस तरह की जो कॉलोनीज में उसमें भारतीय लेबर को लेकर जाया करते थे। और सबसे बड़ा, पार्टीशन पॉलिसीज। स्कूल टेक्स्ट बुक्स में आज भी राज को एक बेनिफिशियल पार्टनर की तरह प्रेजेंट किया जाता है। अब ऐसा क्यों है? ये सेलेक्टिव एमनेशिया क्यों है? क्योंकि अगर ब्रिटेन सच एक्सेप्ट कर ले तो उसे मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एपोलॉजीज एंड माफी और क्षतिपूर्ति की मांग उठेगी। नेशनल प्राइड हर्ट होगा। अंपायर बायस्ड आइडेंटिटी कोलैप्स हो जाएगी। इसलिए ब्रिटेन और उनका मीडिया नैरेटिव अक्सर कहते हैं कि राज ब्रॉट रेलवेज, लॉ, ऑर्डर
एंड डेमोक्रेसी, जो सबसे बड़ा झूठ है। जबकि शशि थरूर ने किताब में डिस्प्रूव किया है कि ये सब एक्सप्लॉयटेटिव टूल थे। इंडियाज आइडेंटिटी क्राइसिस आफ्टर 1947। थरूर बताते हैं कि आज़ादी के बाद इंडिया को दो बड़े टास्क मिले। पहला, रिबिल्ड करना, जो सो सब कुछ अंग्रेजों ने डिस्ट्रॉय किया था। दूसरा, रिक्रिएट करना एक नेशनल आइडेंटिटी जो कि फ्रैक्चर्ड थी और पूरी तरह से कंफ्यूज। तो पहले की ज़रा बात करते हैं। टास्क वन, रिबिल्डिंग द इकोनॉमी। फ्रेंड्स, ब्रिटिश रूल ने दुनिया की सबसे अमीर देश को सबसे गरीब देश में कन्वर्ट कर दिया। आज भी इंडिया कॉलोनियल इकोनॉमिक पैटर्न से लड़ रहा है। इनइक्वालिटी, रीजनल इम्बैलेंस, एग्रीकल्चरल डिपेंडेंसी और एक्सपोर्ट बेचारा अभी भी इधर उधर ही रहता है। दूसरा, पॉलिटिकल यूनिटी। फ्रेंड्स, ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से रिलीजियस, कास्ट, लिंग्विस्टिक डिविजन्स को बहुत गहरा कर दिया। इंडिपेंडेंट इंडिया को एक यूनिफाइड डेमोक्रेटिक स्टेट बनाना पड़ा। यह सबसे मुश्किल काम था। कल्चरल रिवाइवल, भारतीय कला, साइंस, लैंग्वेज सप्रेस हुई और वो रिवाइवल आज भी जारी है। अभी भी उसको रिवाइव करने की कोशिश है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस को इंडियनाइज करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। रिप्रेशन, शुड ब्रिटेन पे। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट कोर थीम यही है कि क्या ब्रिटेन को भारत का वो सारा पैसा लौटाना चाहिए। थरूर ने ऑक्सफोर्ड यूनियन स्पीच में रिप्रेशन आर्गुमेंट दिया। इस चैप्टर में वो उस डिटेल को एक्सप्लेन करते हैं। उनका दावा है कि रिप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि ब्रिटेन जो खरबों रुपए यहाँ से चुरा कर लेकर गया है उसे वापस ट्रांसफर कर दे। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल भी है। लेकिन रियल रिप्रेशन क्या होना चाहिए? थरूर कहते हैं कि कम से कम एक ऑफिशियल अपोलॉजी तो बनती है। मॉरल एक्नॉलेजमेंट, हिस्टोरिकल करेक्शंस, म्यूजियम रिटर्न्स, जो कुछ भी हुए यहाँ आर्टिफैक्ट्स चुरा चुरा कर अपने देश में म्यूजियम में भर रखे हैं ना, वो सब भारत लुटाए वहाँ से। स्कूल करिकुलम में चेंजेस करें और एनुअल सिंबॉलिक पेमेंट, चाहे भले ही वो 1 पाउंड 1 साल की हो। रिप्रेशन मेंटल बर्डन से ज़्यादा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ब्रिटेन अपोलॉजी देने से बचता क्यों है? क्योंकि अपोलॉजी का मतलब हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी से नेशनल गिल्ट होगी और गिल्ट से ऑब्लिगेशन टू रिपेयर होगा। इसलिए ब्रिटिश पॉलिटिशियंस कहते हैं एम्पायर वाजंट ऑल बैड, वी गिव रेलवे, लॉ, स्टॉप लिविंग कॉलोनियल पास्ट। इस डिनायल को थरूर मेसी आफ्टर लाइफ ऑफ कॉलोनियलिज्म कहते हैं। फ्रेंड्स, आज का वर्ल्ड ऑर्डर भी कॉलोनियल है, नियो कॉलोनियलिज्म। थरूर बताते हैं कि मॉडर्न ग्लोबल सिस्टम, चाहे वो यूएन हो, आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक या सिक्योरिटी काउंसिल, ये सब कॉलोनियल ईरा पावर बैलेंस को प्रिजर्व करके रखने के लिए है। यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, कॉलोनियल और इंपीरियल पावर्स की। भारत जैसी बड़ी सिविलाइजेशन के लिए आज भी वहां पर कोई जगह नहीं है। ग्लोबल ट्रेड सिस्टम, डब्ल्यूटीओ, किसके लिए काम करता है? अमीर देशों के लिए। अमीर देशों का मतलब गोरों के लिए। इंटेलेक्चुअल डोमिनेंस, वेस्टर्न स्कॉलरशिप में आज भी ग्लोबल नॉलेज को डोमिनेट करता है। कॉर्पोरेट कॉलोनियलिज्म, मल्टीनेशनल कंपनियां आज भी वही पैटर्न फॉलो करती है। एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज, एक्सप्लॉइट मार्केट, कंट्रोल टेक्नोलॉजी। तो कॉलोनियलिज्म खत्म हुआ क्या? कॉलोनियल स्ट्रक्चर अभी भी यूं का यूं बरकरार है। फ्रेंड्स, भारत के आज के चैलेंजेस भी कॉलोनियल हैंगओवर है। थरूर यहाँ बताते हैं कि आज भी बहुत से नेशनल इश्यूज कॉलोनियल रूट्स से आते हैं। कॉम्युनल टेंशन, जो कि ब्रिटिशर्स ने इंस्टीट्यूशनलाइज किए। बॉर्डर डिस्प्यूट्स, चाहे वो मैकमोहन लाइन हो तिब्बत वाली साइड में, या फिर पाकिस्तान में डूरंड लाइन हो। भारत पाकिस्तान का बॉर्डर तो सबसे ज़्यादा मैसी है ही, जिसकी वजह से लाखों, मिलियंस ऑफ पीपल बेघर हुए और मारे गए। लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स, कास्ट फ्रीज। फ्रेंड्स, मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ, आप अपना ही सरनेम देखें, वो कितनी कम्युनिटीज़ में, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ में आपको वो मिलेगा। यानी कि हमारे देश में कास्ट फ्रीज कभी नहीं था। एक व्यक्ति एक कास्ट से दूसरी कास्ट में आराम से जा सकता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसको बिल्कुल फ्रीज कर दिया। सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी, पॉवर्टी ट्रैप्स। फ्रेंड्स, वो गरीबी का कुचक्र जिससे आज भी बहुत परिवार संघर्ष कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए। लेकिन मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी ये काम हो ही जाएगा। अंडर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन। हाँ, ये बात तो है कि हेल्थ में और एजुकेशन में अभी भारत को बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए।
कोलोनियलिज्म की मैसी आफ्टर लाइफ प्रेजेंट डे इंडिया में डीपली विजिबल है। फाइनल फिलोसॉफिकल इंसाइट, हिस्ट्री डजंट एंड। थरूर इस चैप्टर को इस रिफ्लेक्शन से ऐड करते हैं कि कोलोनिज्म के अफेक्ट किसी स्विच की तरह नहीं होता है कि आज़ादी मिली और मिलते ही सब कुछ ठीक हो गया। इट लिव्स ऑन सिस्टम, पॉलिसीज, आइडेंटिटी, मेमोरीज, पूर्वाग्रह और अनइक्वालिटी। India must acknowledge this past but not be trapped by it. The purpose is not anger, the purpose is truth, justice and restoration of dignity. उनका फाइनल लाइन ब्रॉडली यही कहता है कि ब्रिटेन की रियल रेपिटेंस और इंडिया की रियल रिसर्जेंस अभी भी दोनों इनकम्प्लीट है, और यही है कोलोनियलिज्म की मैसी आफ्टर लाइफ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज हमारी ये बुक एंड हुई। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये छोटी सी प्रेजेंटेशन इस बुक को लेकर ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।